हाय गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। तो हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, और इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में इंट्रोडक्शन टू बीसीबी हमने पढ़ा था, और फिर उसके बाद रिस्क असेसमेंट किया था। उसके बाद हमने ये पढ़ा था डेटा की रिकवरी कैसे करेंगे, डेटा की रिकवरी, और फिर हम आए थे सिस्टम की रिकवरी कैसे करेंगे। और सिस्टम की रिकवरी में हमने कई स्ट्रेटेजीज पढ़ी थी। पहली स्ट्रेटेजीज हमने सेंट्रलाइज सिस्टम के लिए पढ़ी थी। दूसरी स्ट्रेटेजी जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे नेटवर्क सिस्टम्स की स्ट्रेटेजीज पढ़ रहे थे। उसमें हमने रेड पढ़ा, रिडंडेंट अरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क, यानी रिडंडेंट अरे के बारे में पढ़ा। और हमने जाना रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 0, रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4, रेड 5, रेड 6 और रेड 7 और रेड 10 इंपॉर्टेंट है, और उन रेड्स के बारे में पढ़ा। रेड 1 के बारे में हमने ये जाना, रेड 0 के बारे में हमने ये जाना कि वो जीरो रेड है, उसमें केवल पैरिटी होती है और कुछ नहीं होता है। रेड 1 मिररिंग होती है, काफ़ी कॉस्टली होती है, क्योंकि आप मिरर लगाते हो और मिररिंग करते हो। और इसी तरीके से हमने सारे रेड्स के बारे में पढ़ा। तो हमने ये जाना कि स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन में ये चीज़ें हेल्प करती हैं, यानी वर्चुअल स्टोरेज क्रिएट करने में, लॉजिकल स्टोरेज क्रिएट करने में हेल्प करती है। फिजिकल स्टोरेज होता है और एक लॉजिकल स्टोरेज होता है। तो फिजिकल स्टोरेज के बारे में हमने जाना था और लॉजिकल स्टोरेज के बारे में जाना था, और हमने ये जाना था कि लॉजिकल स्टोरेज क्रिएट करने की कोशिश करता है। कोशिश क्या करता है कि रेड एक लॉजिकल स्टोरेज क्रिएट करता है, यानी एक सिंगल स्टोरेज क्रिएट करता है। आपके पर्सपेक्टिव से एक सिंगल स्टोरेज होगी, भले ही रेड में कितनी हार्ड डिस्क हो, एक हार्ड डिस्क हो, दो, रेड में कम से कम 2 हार्ड डिस्क होंगी, 2 हों या 32 हों या 20 हों, जितनी भी हार्ड डिस्क होंगी। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे सर्वर लोड बैलेंसिंग। सर्वर लोड बैलेंसिंग क्या है कि सर्वर की लोड को बैलेंस करना सर्वर लोड बैलेंसिंग है, यानी सर्वर के लोड को आप बैलेंस कर रहे हो। आपकी कंपनी में कई सर्वर हैं, एक सर्वर है तो फिर पहले किसी टाइम पर क्या होता था कि एक सर्वर होता था, एक सपोज डेटाबेस सर्वर है या एक एप्लीकेशन सर्वर है, या डेटाबेस सर्वर ले लेते हैं, एक डेटाबेस सर्वर है, उसमें सब डेटा रखा जाता है। अब वो डेटाबेस सर्वर एक के बजाय कल की डेट में 2 हो गए, 2 के बजाय सर्वर बढ़ गए, 3 हो गए। फिर क्या हुआ, सर्वर्स में एप्लीकेशंस, अलग अलग एप्लीकेशंस चलने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि कोई सर्वर में लोड ज़्यादा था, कोई सर्वर में लोड काफ़ी कम था। किसी टाइम पर किसी पर्टिकुलर सर्वर में लोड ज़्यादा होता था, किसी टाइम पर किसी सर्वर में लोड कम होता था। तो रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता था, कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं आती थी। इंपॉर्टेंट चीज़ कॉस्ट है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस लाना। तो वहाँ पर सर्वर लोड बैलेंसिंग आई, यानी सर्वर की लोड को बैलेंस करना, यानी सर्वर लोड बैलेंसिंग। तो सर्वर लोड बैलेंसिंग ने सर्वर और एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी को इंक्रीज किया, यानी सर्वर की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज किया और एप्लीकेशंस की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज किया। लोड बैलेंसिंग से हमने क्या किया, ट्रैफिक को डायनेमिकली डिस्ट्रीब्यूट किया ग्रुप ऑफ सर्वर्स के अक्रॉस। आपके पास ग्रुप ऑफ सर्वर्स हैं, कॉमन एप्लीकेशन है, तो ऐसा ना हो कि एक सर्वर ओवरवेल्म्ड हो जाए, सारे सर्वर में बराबर लोड डिस्ट्रीब्यूट हो, डायनेमिकली लोड डिस्ट्रीब्यूट। आपका एक डेटाबेस सर्वर था, कल की डेट में दूसरा डेटाबेस सर्वर आ गया। वो क्योंकि पहला वाला डेटाबेस सर्वर सपोज उतना ज़्यादा डेटा रखने की उसमें जगह नहीं थी, फिर दूसरा डेटाबेस सर्वर आया। तो पहला आने के बाद जब दूसरा आया तो दूसरा में सर्वर में जो डेटा था वो बहुत कम था। तो पहले सर्वर में लोड बहुत ज़्यादा रहता था, दूसरे में कम रहता था, फिर तीसरा आया। तो इस तरीके से सर्वर बढ़ते चले गए, लेकिन लोड उसमें डिफरेंट रहा। लेकिन सर्वर लोड बैलेंसिंग का काम ही क्या है, सर्वर के लोड को बैलेंस करना। ग्रुप ऑफ सर्वर हैं, एक कॉमन एप्लीकेशन है, उसका विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, या लाइनक्स यूज़ कर रहे हैं, या मैक कर रहे हैं, या कोई भी सर्वर का आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो क्या एक लेकिन कॉमन एप्लीकेशन है, वही एप्लीकेशन उन सर्वर्स में है, तो वो ग्रुप ऑफ सर्वर्स हैं। ग्रुप ऑफ सर्वर्स में जहाँ कॉमन एप्लीकेशन है वहाँ पर लोड को बैलेंस किया जा सकता है बहुत आसानी से।
जो आपका लोड है, ट्रैफिक है, उसको डायनेमिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। डायनेमिकली मतलब अभी सर्वर नंबर 1 2 3 4 5 है, सपोज सर्वर 1 में लोड बहुत ज़्यादा है तो 2 में आपने डायरेक्ट कर दिया, 2 में कम है, 1 में ज़्यादा है, 2 में कम है, बाकी में तो डायनेमिकली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो इसे सर्वर लोड बैलेंसिंग कहते हैं, ताकि कोई एक पर्टिकुलर सर्वर ओवरवेल्म ना हो। तो इसमें क्या होता है कि इसकी एक चीज़ और है, अगर आपके कई सर्वर हैं तो वो सिंगल लॉजिकल सर्वर की तरह एक्ट करते हैं। डायनेमिकली लोड डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या हुआ? डायनेमिकली लोड, अगर आप उसे लॉजिकल सर्वर बना रहे हो तभी उसे डायनेमिकली डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कहने का मतलब ये है कि अगर 4 सर्वर हैं और आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि कौन से सर्वर में आप जा रहे हो, तो इसका मतलब लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। लेकिन अगर आपको आइडेंटिफाई हो गया, आपने कहा कि उस सर्वर में जब जाता हूं तो टाइम बहुत कम लगता है, इस सर्वर में जो डेटा है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, अगर ये आप डिज़ाइन कर पाए तो ये सिंगल लॉजिकल सर्वर की तरह काम नहीं कर रहा है। सिंगल लॉजिकल सर्वर का मतलब ये है कि आप पता ही नहीं कर पाए कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ सर्वर्स रखें, एक सर्वर रखें, 50 रखें, 500 रखें, 5000 सर्वर रखें। 5100 से तो ज़्यादा, 5000 सर्वर तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 100 सर्वर्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 5000 तो वर्चुअली इम्पॉसिबल हो जाता है। नो डाउट आजकल लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर है और बहुत सारे हैं, उसमें भी 5000 सर्वर्स यूज़ नहीं होते हैं, तो वहाँ पर डेटा बहुत ज़्यादा होता है। लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर है या आपका पर्टिकुलरली LHC में, वहाँ बहुत ज़्यादा डेटा आता है, वहाँ अलग अलग तरीके के सर्वर्स होते हैं, रखे हुए होते हैं, लेकिन वहाँ 5000 सर्वर कहीं पर नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सपोज़ 50 सर्वर, 100 सर्वर हैं या 2 सर्वर हैं, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, तभी वो सिंगल सर्वर, सिंगल लॉजिकल सर्वर की तरह अपीयर होंगे, सिंगल लॉजिकल सर्वर की तरह नेटवर्क में अपीयर होंगे। तो सर्वर लोड बैलेंसिंग सर्वर्स के लोड को बैलेंस करती है, और क्योंकि वो लोड को बैलेंस करती है उसे एक सिंगल लॉजिकल सर्वर के रूप में कन्वर्ट कर देती है। यानी फिजिकल सर्वर, फिजिकली तो वो सर्वर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन लॉजिकली वो सर्वर एक है। दूसरी तरफ आदमी जो बैठा हुआ है वो उन्हें एक सर्वर की तरह देखेगा, उसे पता नहीं होगा कहाँ पर कौन सा सर्वर कहाँ पर है, किस सर्वर के साथ वो कम्युनिकेट कर रहा है, उसे पता नहीं होगा। तो वो एक सिंगल लॉजिकल सर्वर की तरह काम करेगा। तो लोड बैलेंसिंग क्या करेगी? हर सर्वर को मॉनिटर करेगी और बेस्ट पाथ या बेस्ट रूट, ट्रैफिक का बेस्ट रूट डिटरमाइन करेगी। बिना मॉनिटरिंग के काम होगा नहीं। वो देखेगी कि भाई कहाँ पर ट्रैफिक बढ़ गया है, और फिर उसके बाद बेस्ट पाथ डिटरमाइन करेगी, बेस्ट रूट डिटरमाइन करेगी, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करेगी, अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ करेगी। एक सर्वर को ओवरवेल्म नहीं होने देगी, मतलब एक सर्वर को ओवरवेल्म नहीं होने देगी। तो लोड बैलेंसिंग अगर एक साइट में कई सर्वर हैं उसमें की जा सकती है, और डिफरेंट साइट्स में सर्वर रखे गए उसमें भी की जा सकती है। तो लोड बैलेंसिंग साइट डिपेंडेंट नहीं है। अभी एक साइट, एक पर्टिकुलर साइट में अगर एक सर्वर, 3-4 सर्वर हैं तो उसमें लोड बैलेंसिंग हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर मल्टीपल साइट्स हैं और मल्टीपल सर्वर्स लगे हैं, कहीं पर 2 लगा है, कहीं पर 1 लगा हुआ है, कहीं पर 4 सर्वर लगे हैं, कहीं पर 3 सर्वर लगे हैं, तो उनकी भी लोड बैलेंसिंग की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल के सर्वर, जीमेल से आप कम्युनिकेट करते हो, तो वहाँ पर सर्वर आपको पता ही नहीं होता। आप मेल भेज देते हो, आपको ये पता नहीं होता है इंडिया का सर्वर है, यहाँ का सर्वर है, यहाँ का सर्वर तेज़ चलता है, यहाँ का कम चलता है, ये साइट, वो अलग अलग साइट्स में है सर्वर। तो वहाँ सर्वर लोड बैलेंसिंग का यूज़ किया जाता है। और ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जब नंबर ऑफ सर्वर्स बढ़ जाते हैं और उनको मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो आपके डिफरेंट साइट्स के सर्वर्स को भी लोड बैलेंस किया जा सकता है। अब लोड बैलेंसिंग का एक फ़ायदा और है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग में फ़ायदा है, BCP में फ़ायदा है। क्यों? इसलिए फ़ायदा है कि अगर मान लिया सपोज 1-2 सर्वर्स जो हैं ऑपरेशंस में नहीं रहे,
तो उनका काम दूसरे सर्वर्स ले लेते हैं और दूसरे सर्वर्स ऑपरेशनल हो जाते हैं। नो डाउट स्पीड परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन कई बार परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम नहीं आती, कई बार नहीं आती, क्योंकि मालूम पड़ा अगर मान लिया गूगल का सर्वर से आपको पता ही नहीं चलता है, कोई सर्वर डाउन है तो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ सर्वर लोड बैलेंसिंग की जाती है। जो सर्वर्स पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, ट्रैफिक उधर डाल दिया जाता है। तो जो और ये अलग अलग साइट्स होती हैं। अगर मान लिया सपोज एक दो सर्वर रुक भी गए, एक दो सर्वर हम सर्वर चेंज कर रहे हैं, सर्वर मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो ये नहीं आएगा गूगल में, ये लिखा हुआ नहीं आएगा कि सर्वर साइट अंडर मेंटेनेंस, ये लिखा हुआ नहीं आएगा। पहले आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कई बार लिखा हुआ आ जाएगा साइट अंडर मेंटेनेंस, कई बार लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन अगर गूगल का सर्वर है उसमें लिखा हुआ नहीं आता, क्योंकि वहां पर सर्वर लोड बैलेंसिंग की जाती है। सर्वर लोड बैलेंसिंग दूसरी तरफ है, वहां पर सर्वर बंद हो रहा है, अप हो रहा है, डाउन टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो एक लॉजिकल सिंगल लॉजिकल सर्वर की तरह काम करते हैं और वहां लोड बैलेंस की जाती है। तो लोड बैलेंसिंग एक वायबल कंटिंजेंसी मेजर है उस केस में जिस केस में बड़े बड़े सिस्टम्स जो हैं, किसी भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बड़े सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जब बड़े बड़े सिस्टम यूज़ किए जाते हैं तो वहाँ बड़े बड़े टर्म्स होते हैं। तो उन टर्म्स में एक टर्म्स है सर्वर लोड बैलेंसिंग। सर्वर लोड बैलेंसिंग सर्वर और एप्लीकेशन की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। वो सर्वर्स को एक सिंगल लॉजिकल सर्वर्स के रूप में दिखाता है। वो ये दिखाता है एक सर्वर डाउन हो गया तो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एक सर्वर डाउन हो गया तो ऐसा नहीं कि पूरा जीमेल का स्टाफ जो है, गूगल का स्टाफ इधर से उधर हो गया। एक सर्वर डाउन हो गया तो हो गया, ठीक है, इसकी मेंटेनेंस करनी है, ट्रैफिक कहीं और चले जाएगा, बैकअप्स होंगे उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो मतलब आराम से चाय पियो, 15 मिनट बाद काम चालू करो, कोई ऐसा नहीं है फायर फाइटिंग सिचुएशन आ गई। तो ये सारी चीज़ें, ये बेसिकली क्या है, जो हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े उसमें क्या है कि जब सिस्टम अनविल्डी हो जाता है तो वो क्या होता है कि वो जो सिस्टम है ह्यूमन डिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है। यानी कि वहाँ पर जो आदमी है, जो मतलब जो मालूम पड़ा, हमने इससे पहले रेड के बारे में पढ़ा था और भी चीज़ों के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक वोल्टिंग, रिमोट जनरलिंग, रेड, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है कि सिस्टम चलता रहता है, डाउन टाइम नहीं होता। डाउन टाइम के बारे में मैंने बताया था, डाउन टाइम मतलब डाउन टाइम जो डाउन हो गया, यानी सिस्टम अगर डाउन हो गया तो उसे डाउन टाइम कहते हैं। डाउन टाइम नहीं होना चाहिए। अप टाइम मतलब सिस्टम चल रहा है, 100% अप टाइम होना चाहिए, डाउन टाइम 0 होना चाहिए। और 0 डाउन टाइम कब होगा? 0 डाउन टाइम तब होगा जब सिस्टम 100% अप टाइम होगा, यानी सिस्टम हर समय रन कर रहा होगा। और सिस्टम कब हर समय रन करेगा? जब वर्चुअलाइजेशन, सर्वर लोड बैलेंसिंग, रेड, इस तरह की चीज़ें यूज़ की जाएंगी। इससे क्या होगा कि जो आदमी बैठा हुआ है वो आराम से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो जब आदमी आराम से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, यानी प्रॉब्लम आदमी डिपेंडेंसी कम हो गई। फायर फाइटिंग नहीं कर, जहाँ पर आपको फायर फाइटिंग करनी है वहाँ पर ये समझ लीजिए वो पर्सन डिपेंडेंट हो गया। और आईटी एफिशिएंसी ला रही है। एफिशिएंसी कैसे आती है? पर्सन डिपेंडेंसी हटा के। आपको कॉस्ट एफिशिएंसी चाहिए, हमने पहले भी पढ़ा था कि कॉस्ट क्या है, पैसा कौन लेता है? आदमी लेता है। आदमी को सिस्टम से हटा दो, कॉस्ट डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। आदमी को सिस्टम से हटा दो। अगर फायर फाइटिंग सिचुएशन होगी तो आदमी ब्लैकमेल करेगा, वो कहेगा मुझे इतने ज़्यादा पैसे दो, कॉस्ट बहुत ज़्यादा कर देगा। उस आदमी की डिपेंडेंसी, आपको उसको प्रमोशन देना पड़ेगा, आपको उसको पटा के रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये आदमी कंपनी छोड़ के तो नहीं जा रहा है। तो अगर आदमी की डिपेंडेंसी आपने जैसे जैसे कम की, सबसे पहले फायर फाइटिंग सिचुएशन से आदमी को ले आओ क्या कहते हैं नॉर्मल सिचुएशन में, कि कोई सर्वर गया, कोई हार्ड डिस्क गई, कोई कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो कोई बात नहीं, आदमी जो चाय पी रहा है अपनी चाय पिए, चाय कंप्लीट करके आराम से जाए, आराम से चलता हुआ जाए, आराम से वहाँ से हार्ड डिस्क के स्लॉट निकाले, आराम से हार्ड डिस्क के स्लॉट लगाए और उसके बाद फिर आराम से बैठ जाए। सिस्टम में कहीं पर किसी को पता ना चले कि कोई प्रॉब्लम आई थी। एंड दैट इज़ व्हाट गुड सिस्टम इज़, दैट इज़ व्हाट द ब्यूटी ऑफ गुड सिस्टम इज़। और ये जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बड़े बड़े सिस्टम्स को अप रखने में हेल्प करते हैं।
सर्वर लोड बैलेंसिंग, रेड, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। पर्सन डिपेंडेंसी कम करते हैं। पर्सन तो डिपेंडेंट है, अल्टीमेटली आदमी को तो जाना पड़ेगा वहाँ पर, लेकिन आदमी ऐसा नहीं है फायर फाइटिंग सिचुएशन हो, आदमी को आराम से जाना पड़ेगा, आराम से वो चीज़ें चेंज करेगा और सिस्टम चलता रहेगा। सिस्टम जो जिनको सिस्टम की अवेलेबिलिटी चाहिए उनको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई, उनको दूसरी तरफ से पता भी नहीं चलना चाहिए कोई प्रॉब्लम हुई। तो ये था स्ट्रेटेजीज फॉर नेटवर्क सिस्टम। तो सेंट्रलाइज सिस्टम पढ़ चुके हैं, नेटवर्क सिस्टम पढ़ चुके हैं। अब हमारी स्टडी कहती है स्ट्रेटेजीज फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और नेटवर्क सिस्टम तकरीबन एक होते हैं, एक ही तरीके के होते हैं, क्लासिफिकेशन अलग अलग है। अगर आप वेन डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम जो होता है उसमें क्या होता है, सर्किल बनाया जाता है और कॉमन एरिया के लिए दूसरा सर्किल बनाया जाता है और ऐसे करके कॉमन एरिया जो है उसको मार्क कर दिया जाता है। तो अगर वेन डायग्राम बनाओगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और नेटवर्क सिस्टम में कॉमन एरिया बहुत ज़्यादा होंगे, सेंट्रलाइज सिस्टम में कॉमन एरिया उतने ज़्यादा नहीं होंगे। अगर नेटवर्क सिस्टम है अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है तो नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रेटेजी ऑफ नेटवर्क सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, तो स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आप पढ़ेंगे। और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की स्ट्रेटेजीज हमने अगर नेटवर्क सिस्टम की स्ट्रेटेजीज पढ़ ली हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की स्ट्रेटेजीज काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगी। कंटिंजेंसी प्लानिंग अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए बना रहे हो तो उसमें क्या है, एक तो सिस्टम बैकअप्स रखेंगे जो हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोल्टिंग और रिमोट जर्नलिंग करेंगे वो हम पढ़ चुके हैं। कैसी वोल्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोल्टिंग, और जर्नलिंग कैसी, रिमोट जर्नलिंग, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। रेड, रिडंडेंट अरे ऑफ इनएक्सपेंसिव या इंडिपेंडेंट डिस्क। उसके बाद क्या है, केबल्स या क्रिटिकल सिस्टम कंपोनेंट की रिडंडेंसी हम इंश्योर करेंगे, ये भी हम पढ़ चुके हैं आपके नेटवर्क सिस्टम में। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन जिसमें NAS और SAN होते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। रिमोट एक्सेस वायरलेस नेटवर्क्स, ये सारे कंटिंजेंसी स्ट्रेटेजी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की में भी वही होंगी जो हमने आपकी नेटवर्क सिस्टम में पढ़ी है। तो यानी कि डेटा बैकअप रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक वोल्टिंग, रिमोट जर्नलिंग, रेड, रिडंडेंसी केबलिंग की, क्रिटिकल सिस्टम कंपोनेंट की रिडंडेंसी, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, रिमोट एक्सेस वायरलेस नेटवर्क्स, ये सब अगर है तो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की BCP प्लान में ये हेल्प करेगा, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग में हेल्प करेगा। इसके अलावा आपको दो चीज़ें और देखनी पड़ेंगी, वाइड एरिया कम्युनिकेशन लिंक रिडंडेंसी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है तो उसमें क्या है कि आप अलग अलग जगह पर हैं, तो आप जो नेटवर्किंग होगी वो वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू होगी। वाइड एरिया नेटवर्क की रिडंडेंसी आपको देखनी पड़ेगी, उसके कम्युनिकेशन लिंक की रिडंडेंसी देखनी पड़ेगी, यानी उसके पास एक से ज़्यादा कम्युनिकेशन लिंक होनी चाहिए और वो लिंक एक ही वायर में नहीं जाने चाहिए, अलग अलग वायर्स में जानी चाहिए। उसके अलावा आप सर्विस ब्यूरो का यूज़ और एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स का यूज़ देख सकते हैं। एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर क्या है, एप्लीकेशन को सर्विस देते हैं, यानी कि आपका पास कोई एप्लीकेशन है उसको सर्विसिंग करने में आपको हेल्प करते हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हेल्प करता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ज़्यादा एप्लीकेशन डिपेंडेंट तो हर सिस्टम होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा एप्लीकेशन डिपेंडेंट हो जाता है। इस टर्म्स में हो जाता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अलग अलग जगह में है, अलग जगह में एप्लीकेशन है। एक जगह पर एप्लीकेशन हो, सेंट्रलाइज सिस्टम हो, तो वहाँ पर एक ऑपरेटर रखा जा सकता है, उसका काम ये है कि एप्लीकेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है वो सॉर्ट आउट करे एप्लीकेशन से रिलेटेड। लेकिन अलग अलग अगर मान लिया सपोज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, 20 जगह सिस्टम है, तो वहाँ पर आपको 20 आदमी रखोगे तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर स्पेशलिस्ट रख सकते हैं जो वहाँ पर जाकर जब भी प्रॉब्लम आई ठीक कर सकते हैं, दूसरी मतलब आउटसोर्सिंग कर सकते हैं एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स को। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एक इंटरकनेक्टेड मल्टीपल ऑटोनोमस प्रोसेस एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है।
तो इसमें क्या होगा कि डेटा एक्सचेंज होगा, प्रोसेसेस के थ्रू जाएगा, डेटा की प्रोसेसिंग होगी और ये एक सिंगल बिजनेस फंक्शन की तरह काम करेगा। मतलब यानी कि अगर कोई यूज़र है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, उसे एक सिंगल सोर्स की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा। यानी यूज़र को ये पता नहीं चलेगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पता चल गया तो इसका मतलब परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम नहीं है। वहाँ पर भी वर्चुअलाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ भी ये लगना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिंगल सोर्स है। क्योंकि जैसे ही आप यूज़र को ये लगने लगेगा ये 5 डिफरेंट सिस्टम्स हैं, तो उसको 5 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब वो यूज़र की कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। यूज़र ज़्यादा मेहनत करेगा तो यूज़र पैसे मांगेगा। यूज़र कहेगा भैया इतने 5 सिस्टम मेरे को मैनेज करने पड़े, आप मुझे 5 गुना पैसा दो। आदमी एक परेशानी है, तो वो आदमी को कॉस्ट देनी पड़ेगी आपको। चूंकि उस आदमी को कॉस्ट देनी पड़ेगी, उसको पैसा देना पड़ेगा, तो आपके लिए कॉस्ट कम करने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस लाने पड़ेंगे। कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ये दिखाना पड़ेगा कि सिंगल सोर्स है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एक सिंगल सोर्स की तरह अपीयर होना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हम ये कह सकते हैं मल्टीपल ऑटोनोमस प्रोसेसेस एलिमेंट्स हैं, उसका इंटरकनेक्शन है और ये डेटा को एक्सचेंज करता है, डेटा को प्रोसेस करता है और सिंगल बिजनेस फंक्शंस की तरह काम करता है। मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है तो एक सिस्टम है, सिंगल बिजनेस फंक्शंस है। आपका एक बिजनेस है, आप एक कंपनी हो और उसमें क्या है कि आप ये डिटरमाइन करते हो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम लगाओगे, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक सिंगल बिजनेस फंक्शंस को अच्छी तरीके से करना और ज़्यादा एफिशिएंटली करना। और लेकिन जो यूज़र है, मालूम पड़ा एक सेल्स का बंदा है, वो VPN लगाकर अपना लैपटॉप लेकर जा रहा है, तो उसे ये नहीं लगना चाहिए कि मैं 10 डिफरेंट सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। उसे ये लगना चाहिए कि सिंगल सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। इवन जो कॉन्सेप्ट है सिंगल साइन ऑन का, यानी कि अगर मैं यूज़र एक बार एक पासवर्ड दे देता है तो उसके लिए सारे सिस्टम एप्लीकेशन अवेलेबल होने चाहिए। तो वो सिंगल साइन ऑन का कॉन्सेप्ट है। एक बार आपने साइन इन किया, आपने एक बार अपने सिस्टम में पासवर्ड डाला, तो कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं, जो आपको अवेलेबल होने चाहिए रिसोर्सेज, वो आपको हो जाने चाहिए। आप दूसरी बार साइन ऑन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाईली सिक्योर सिस्टम है तो उसमें साइन ऑन हो सकते हैं, लेकिन अदरवाइज नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल रिसोर्सेज आपको अवेलेबल होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि एफर्ट ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ह्यूमन एफर्ट ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, उसको नेविगेबिलिटी मिलनी चाहिए। अगर उसको नेविगेबिलिटी नहीं मिली तो वो जब ज़्यादा पैसे की डिमांड करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही उसको कम नेविगेबल सिस्टम मिला, वो पैसे की डिमांड स्टार्ट कर देगा। चीज़ें कॉस्टली हो जाएंगी। कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें, सिंगल कॉस्ट इफेक्टिव IT सॉल्यूशंस सिंगल सोर्स की तरह काम करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हमने क्लाइंट सर्वर मॉडल पढ़ा था, उसको यूज़ करता है। तो क्लाइंट वर्क सर्वर में 2 tier 3 tier N tier पढ़ा था, तो वो इसको यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करके क्लाइंट सर्वर मॉडल को यूज़ करके डिफरेंट लोकेशन में डेटा का या सर्वर का या एप्लीकेशन का एक्सेस देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऐसे इन्वायरमेंट में इम्प्लीमेंट होते हैं जहाँ क्लाइंट और यूज़र्स वाइडली डिस्पर्स्ड हैं और वो लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क रिसोर्सेज में डिपेंडेंट होते हैं और इसी तरीके से वो यूज़र को एक्सेस फैसिलिटेट करते हैं। तो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, तो सिंक्रोनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है ताकि डिस्ट्रप्शन ना हो और प्रोसेसिंग एरर्स नहीं आए। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक है, बैंक में ATM है, SBI का एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है। फॉर एग्जांपल DBMS सिस्टम से एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एग्जांपल ये है कि लार्ज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और जो ऑर्गेनाइजेशन वाइड फंक्शंस को मल्टीपल जोग्राफिकल लोकेशंस में सपोर्ट करता है। और कई बार क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन वाइड बिजनेस फंक्शंस ही नहीं कस्टमर को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक एक आइडियल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एग्जांपल है। SBI बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या SDFC है, SBI की सबसे ज़्यादा ब्रांच है, तो इसलिए उसका एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। SBI के वन ऑफ द लार्जेस्ट ATMs हैं, लार्जेस्ट ब्रांचेज हैं। आज की डेट में वो सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन से लिंक्ड है। यानी कि अगर आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर है, आप अंडमान निकोबार में HDFC बैंक से के ATM से पैसा निकालते हो तो आपका डिडक्ट होगा, आपके बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा। अगर आप वहाँ पर पड़े SBI के ATM से पैसा निकालते हो तो भी आपके बैंक आपका पैसा डिडक्ट हो जाएगा और आप पैसा वहाँ निकाल पाओगे। तो ये पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है।
तो मतलब उसमें डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें एक सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम है, ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेज हैं, मेन ब्रांचेज हैं, सब ब्रांचेज हैं, सिटी में एक मेन ब्रांच है, कई सब ब्रांचेज हैं, कई एटीएम्स हैं, और ये सब आपस में लिंक्ड है। ये आपस में एक परफेक्ट लिंक क्रिएट करते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एग्जांपल है। तो कंटिंजेंसी स्ट्रेटजीज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की जो होगी वो लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के अवेलेबिलिटी पर निर्भर करेगी, क्योंकि बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है तो कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अब यार तो लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टिविटी होगी, सिस्टम अगर कंपनी है, कंपनी के अंदर है तो लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टिविटी होगी। अगर कंपनी कई ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं, कई कंट्रीज़ हैं, कॉन्टिनेंट वाइड है तो वाइड एरिया नेटवर्क से होगी। तो आपको क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए कंटिंजेंसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, और कंटिंजेंसी स्ट्रेटजी वही बनानी पड़ेगी जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम और नेटवर्क बेस्ड सिस्टम की होती है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो है डेटा बैकअप होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्टिंग होनी चाहिए, रिमोट जनरलिंग होनी चाहिए, रीड जो हम पढ़ चुके हैं, रिडंडेंसी होनी चाहिए, केबल्स की रिडंडेंसी होनी चाहिए, क्रिटिकल सिस्टम कंपोनेंट की रिडंडेंसी होनी चाहिए, यानी केबल डुप्लीकेट होनी चाहिए, यानी एक केबल फेल हो गया तो दूसरा केबल चालू होना चाहिए। क्रिटिकल सिस्टम्स जो हैं उसकी रिडंडेंसी होनी चाहिए, एक क्रिटिकल सिस्टम फेल हो गया तो दूसरा क्रिटिकल सिस्टम ओवरटेक कर सके। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि स्टोरेज का वर्चुअलाइजेशन हो, वर्चुअल स्टोरेज यानी कि स्टोरेज कितनी भी हो हमें लगे कि वो सिंगल स्टोरेज है, सिंगल सोर्स है। और वहाँ पर अगर मान लिया सपोज सिंगल सोर्स है, उसका मतलब क्या हुआ, सिंगल लॉजिकल स्टोरेज है। उस सिंगल लॉजिकल स्टोरेज का मतलब ये है अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो हमें पता नहीं चलना चाहिए। और NAS और SAN का उपयोग किया जा सकता है, रिमोट एक्सेस होनी चाहिए, वायरलेस नेटवर्क होनी चाहिए। उसके एडिशन में ये तो हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। नेटवर्क सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, इसके अलावा वाइड एरिया नेटवर्क कम्युनिकेशन लिंक की रिडंडेंसी होनी चाहिए। और अगर ज़रूरी हो तो सर्विस ब्यूरोज़ का यूज़ करो, ये ASP का यूज़ करो, ASP एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स का यूज़ करो। तो वैन कम्युनिकेशन लिंक रिडंडेंसी के बारे में पढ़ते हैं। आपका वाइड एरिया नेटवर्क की लिंक की रिडंडेंसी होनी चाहिए, रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी होनी चाहिए, यानी कि एक और डबल लिंक होना चाहिए। कई बार आपके पास लैंडलाइन है तो वो लैंडलाइन लिंक की तरह काम करे, वायरलेस लिंक की तरह काम करे। ऐसा है, अगर ऐसा ना हो कि एक ही वायर से दो टाइप के लिंक जा रहे हों, रिडंडेंट लिंक जा रहे हों, डुप्लीकेट लिंक जा रहे हो, मालूम पड़ा वो वायर कट गई तो दोनों लिंक खराब हो गए। तो प्रेफरेबली एक वायरलेस हो, एक वायर्ड हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कई बार क्या है कोई प्रॉब्लम आ गई तो वायरलेस काम करेगा, और वायरलेस में काम का प्रॉब्लम आ गई तो आपकी नॉर्मल लाइन्स काम करेंगी। तो इसमें आप ये कर सकते हो कि अगर मान लिया सपोज रिडंडेंट कम्युनिकेशन लिंक में कम से कम इतनी बैंडविड्थ होनी चाहिए कि वो नेटवर्क के क्रिटिकल डेटा को प्रोसेस कर सके। रिडंडेंट लिंक की उतनी ही कैपेसिटी या उस मिनिमम उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर बैंडविड्थ रिड्यूस हो गई तो क्रिटिकल ट्रांसमिशन को अकोमोडेट कर सके, कोई भी कंटिंजेंसी सिचुएशन आए। तो यानी कि अगर मान लिया क्रिटिकल डेटा है, क्रिटिकल डेटा मूव होना चाहिए। तो क्रिटिकल डेटा मान लिया सपोज आपका एक पर्टिकुलर क्रिटिकल डेटा है, अब वो क्रिटिकल डेटा जो है रिडंडेंट लाइन ली है आपने, और रिडंडेंट लाइन जो ले ली है ISDN लाइन ली है। तो ISDN लाइन एक प्राइमरी हाई स्पीड कनेक्शन है और दूसरा ISDN लाइन ली है। ISDN लाइन जो है वो कंटिंजेंसी कम्युनिकेशन की तरह काम कर सकती है। अगर रिडंडेंट लिंक यूज़ आप कर रहे हो तो ISDN लाइन में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि क्रिटिकल डेटा को आराम से भेज सके, ताकि क्रिटिकल कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और जैसा कि मैंने बोला कि रिडंडेंट लाइन जो है वो उसके लिंक्स जो है उनका फिजिकल सेपरेशन होना चाहिए, एक सेम पाथ नहीं हो, क्योंकि सिंगल इंसिडेंट लाइन को कट कर सकता है, लिंक्स को डिस्टर्ब कर सकता है। उसके बाद हमने सर्विस ब्यूरो या एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में बोला था। सर्विस ब्यूरो और एप्लीकेशन प्रोवाइडर क्या होता है कि कई कंपनी जो हैं वो बैकअप सिस्टम के लिए कॉन्ट्रैक्टिंग कर देती हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर देती हैं, सर्विस ब्यूरो को सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर देती हैं इमरजेंसी प्रोसेसिंग सर्विसेज के लिए। तो सर्विस ब्यूरोज़ क्या करती हैं, पर्टिकुलरली एप्लीकेशन जो है
उसको सर्विस करती हैं। मतलब एप्लीकेशन स्पेसिफिक सर्विसेज देंगी टिपिकली जो सर्विस ब्यूरोज, तो वो पर्टिकुलर एप्लीकेशंस की सर्विसिंग करती हैं। तो कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कई सर्विस ब्यूरोज हायर करनी पड़ती हैं, क्योंकि सेवरल वेंडर्स हायर करने पड़ते हैं, क्योंकि कई क्रिटिकल एप्लीकेशंस होती हैं। क्रिटिकल एप्लीकेशंस में क्रिटिकल एप्लीकेशंस को डिवाइड करना पड़ता है, और पर्टिकुलर क्रिटिकल एप्लीकेशंस को पर्टिकुलर पर्टिकुलर बंच ऑफ क्रिटिकल एप्लीकेशंस को पर्टिकुलर सर्विस ब्यूरो हैंडल करेगी। लेकिन एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर जरा बड़ा टर्म है, मतलब सर्विस ब्यूरो छोटा टर्म है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर बड़ा टर्म है, वाइड रेंजिंग सर्विस देता है। जैसे ओरेकल कॉरपोरेशन हो गया, तो वो ओरेकल मतलब वो आपकी जो सर्विस लेवल अच्छा होता है और बेटर सर्विसेज देता है। तो ESP कुछ ESPs जो हैं वो डिज़ास्टर रिकवरी कैपेबिलिटीज़ भी ऑफ़र करती हैं, तो इस तरह की सर्विसेज वो देती हैं। तो ये जो सर्विस ब्यूरो या एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर बैंकिंग एप्लीकेशन में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि बैंकिंग एप्लीकेशन में डिज़ास्टर की संभावना नहीं होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए डिज़ास्टर की संभावना। अगर डिज़ास्टर हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद अगले सेशन में हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेजीज़ फॉर टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि सेंट्रलाइज सिस्टम की स्ट्रेटेजीज़ पढ़ ली, नेटवर्किंग सिस्टम की स्ट्रेटेजीज़ पढ़ ली, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की स्ट्रेटेजीज़ पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम की स्ट्रेटेजीज़। थैंक्स।